माननीय और अभिनंदन। अभी सभी उपस्थित लोगों से हम निवेदन करेंगे कि वे राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े रहें। अब ओडिशा का राज्य गीत प्रस्तुत होगा। सभी से अनुरोध है, आप खड़े रहें। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। चारुहासमयी चारुभासमयी जननी जननी जननी। पूतपयोधि विधौत शरीरा ताळतमाळ सुशोभित तीरा शुभ्रतटि निकुल शिखर समीरा। जननी जननी जननी। घन घन वन भूमि राजित अंगे नीलभूधर माळ साजित रंगे कळ कळ मुखरित चारु विहंगे। जननी जननी जननी। सुंदर साली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण उठ जप पवित्र। जननी जननी जननी। सुंदर मंदिर मंडित देश चारु कला बलि शोभित वेश पूर्ण तीर्थ जय पूर्ण प्रदेश। जननी जननी जननी। उत्कल सुरवर दर्पित गेह हरिकुल शोणित चर्चित देह विश्व भूमंडल कृत वर स्नेह। जननी जननी जननी। कविकुल मौळि सुनंदन वंद्य भुवन विघोषित कीर्ति अनिंद्य धन्ये पुण्ये चिर शरण्ये। जननी जननी जननी। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीप प्रज्वलन की क्रिया संपन्न होगी और आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण से भी अनुरोध, दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।
शुभारंभ बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण से निवेदन करेंगे कि वे तुलसी के पौधे में जल सिंचन करके एक शुभ संकल्प ले। शुभारंभ और शुभ संकल्प के बाद हम हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और सभी विशिष्ट अतिथिगण का धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। परंपरा अनुसार अब मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत किया जाएगा पुष्पगुच्छ, उत्तरीय और स्मृति चिन्ह के साथ। मैं ओडिशा विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाढ़ी जी और माननीय उप अध्यक्ष श्री भवानी शंकर भोई जी से अनुरोध करूंगी वे सबसे पहले आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। उत्तरीय से सम्मानित अब मैं उनसे अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी का भी स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए। हमारे विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत कर रहे हैं। अब उनसे निवेदन करूंगी माननीय केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री श्री जुएल ओराम जी का स्वागत करें। अनुरोध करूंगी उनसे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए जब हम हमारे विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, उसकी जो है गूंजती रहनी चाहिए। अनुरोध करेंगे राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी का स्वागत करें। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम आभार प्रकट करते हैं। अनुरोध करेंगे संसद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते जी का भी स्वागत करें। अब मैं श्री कुलस्ते जी से निवेदन करूंगी कि वे ओडिशा विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती पाढ़ी जी का स्वागत करें।
बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उनसे निवेदन करूंगी कि वो अध्यक्ष श्री भवानी भोई जी का भी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण और आप सभी का इस राष्ट्रीय सम्मेलन में तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में अब राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से एक श्रृंखला के रूप में सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एस्टीमेट्स कमेटी के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद अब ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण समितियों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन जगन्नाथ की पवित्र धरती ओडिशा तक पहुंचा है। वो धरती जहां उत्कल गौरव मधुसूदन दास और गोपबंधु दास जैसे महान नेताओं ने समाज के कमजोर वर्गों के हित में लड़कर समाज को एक नई दिशा दी है। इसी धरती की महिमा है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च पदवी तक पहुंची। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी भी आदिवासी परिवार से हैं, जिनका जीवन लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक है। ऐसे गौरवशाली धरती पर इस सम्मेलन का सफल होना निश्चित है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अब आदरणीय ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाढ़ी जी से, जो एक अनुभव नेत्री हैं, जिन्होंने न केवल विधानसभा की मर्यादा और कार्य प्रभाव को मजबूत बनाया है, इस राष्ट्रीय सम्मेलन की सफल आयोजन में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनसे अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ। भुवनेश्वर की इस पावन भूमि पर जो एकाम्र क्षेत्र कहलाया जाता है, इस धरती पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और इस कार्यक्रम के दौरान प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, ऐसे अपेक्षा रखती हूँ। It gives me immense pleasure to warmly welcome you all to this National Conference of Chairpersons of the Committees on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes of Parliament, State, Union Territory Legislatures being hosted here, in Odisha, by the Parliament and the Odisha Legislative Assembly. First, I extend my respectful welcome to the Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Birla ji. Sir, your presence is a source of great inspiration for all of us. Under your visionary guidance, the Indian Parliament has emerged as a beacon of democratic values, inclusiveness, and particularly governance. A very special welcome to our popular Chief Minister, Honorable Sri Mohan Charan Maanझी ji. Sir, we are proud of your leadership and your commitment to the welfare of the poor, the scheduled castes, and the scheduled tribes of our state. I also warmly welcome Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Sri Harivansh Narayan Singh ji, whose valuable guidance always strengthens our democratic functioning. With equal warmth, I welcome our distinguished leaders of national stature, a proud son of Odisha, and the voice of India's tribal communities, Honorable Union Minister of Tribal Affairs,
Sri Joel Varamji. I am privileged to welcome a visionary, one of the tallest politicians from Odisha, and widely acclaimed as the Ujala man, and the dynamic leader who implemented the new education policy 2020 is none other than Honorable Union Minister of Education, Sri Dharmendra Pradhanji. We feel proud that two sons of Odisha are guiding the nation in such important ministries, and we are grateful for your presence in this occasion. I am deeply privileged to welcome veteran parliamentarian and former Union Minister, a tireless advocate of social justice and a respected national leader, Honorable Sri Phagan Singh Kulasteji, the chairperson of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I am happy to welcome my esteemed colleague, Sri Bhavani Shankar Bhoi, Honorable Deputy Speaker of Odisha Legislative Assembly, who also hails from the tribal community. My heartfelt welcome goes to Honorable Chairpersons and members of committees on the welfare of scheduled castes and scheduled tribes from Parliament and from all states and union territories. Your participation has made this occasion, made this conference truly national and truly give a meaning to as a national conference. I also extend my greetings and welcome to the Honorable Ministers of Odisha, who are actively guiding welfare and development programs in the state. I also extend a warm welcome to Honorable Members of Parliament from Odisha and members of Odisha Legislative Assemblies who are present here. I also welcome here the Secretary General of Lok Sabha, the Secretary General of Rajya Sabha, officers and staff from Parliament, including the Sansad TV, and all officers from the different state and union territories, legislatures, and officers from my state, Odisha also. Last but not least, I welcome Sansad TV, national and state media persons, all delegates, officers, and participants who have joined us today. Friends, Assembly is the nucleus of a democratic state. Two important responsibilities of MLAs are firstly, formulation of legislative policy, and secondly, ensuring government accountability. Each one of us present here has the responsibility to analyze, assess, and evaluate policies framed across various sectors. Our sole aim should be to discharge this responsibility with due integrity and with a view to be accountable to the public at large. Dear friends, Odisha, the land of Lord Jagannath, having rich tribal culture and ancient heritage, feels honored to host this important conference. I am confident that the discussions here will strengthen our commitment to the welfare of scheduled castes and scheduled tribes and help us to move more closer to the dream of social justice and equality for all. I sincerely hope that this 2 days conference will not only provide immense comfort to all of our distinguished delegates, but also allow you to experience the warmth and hospitality for which our state of Odisha is renowned. True to our timeless ethos of Atithi Devo Bhava, the guest is indeed akin to divinity. We extend our hearts and homes to you with reverence and affection. As we look ahead to tomorrow, it is my earnest wish that you will be enriched by a visit to majestic Black Pagoda, the Sun Temple of Konark, as well as to the sacred abode of Lord Jagannath at Puri, whose benevolent presence blesses not only Odisha, but also the entire nation. May this experience add cultural depth and divine grace to the memories you carry from this land. With these words, I once again extend a very warm and respectful welcome
to each of you. Jai Hind, Jai Samvidhan, Bande Utkal Janani. Thank you so much, madam, for your very warm welcome. अब सम्मेलन की स्मरिका का शुभ विमोचन किया जाएगा. मैं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से अनुरोध करूंगी स्मरिका का विमोचन करिए. इस सम्मेलन की स्मरिका का शुभ विमोचन हो रहा है. जोरदार तालियां होनी चाहिए. हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण को धन्यवाद. कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं संसद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते जी, जो समाज के पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्यरत रहे हैं, उनसे अनुरोध करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें. तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं. जय संविधान. भगवान जगन्नाथ की इस जीवंत धरती पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति और विधायी शक्तियों के अध्यक्षों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करता हूं. विशेष तौर से आज हम सबके बीच में हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का यहाँ आना हम सबके लिए और अपने आप में गर्व का विषय है कि वो हम इस राष्ट्रीय सम्मेलन को अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन कर रहे हैं. हमारे उड़ीसा सरकार में मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन चरण मांझी जी और विशेषकर ये हमारा पूरा ट्राइबल क्षेत्र है अनुसूचित जनजातियों का, जातियों का, और उनके कल्याण से संबंधित और उनका ये संयोग, मैं कह रहा था कि उनके इस सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है. ऐसे हमारे मोहन चरण मांझी जी, हमारे माननीय उपसभापति राज्यसभा, जिनका सदैव हम जैसे लोगों को और विशेषकर राज्यसभा के ऐसे अनेक स्थितियों में उनका सदैव मार्गदर्शन मिलता है. ऐसे श्री हरवंश जी, हमारे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री, सारे देश भर में जनजाति काम को देखते हैं. ऐसे आदरणीय जुएल राम जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी, जिनने शिक्षा को एक अभूतपूर्व अंजाम दिया है. ऐसे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारी बहन उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमती उमा पाणी जी, जिनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम उनके देखरेख में हो रहा है. ऐसे अध्यक्ष उमा पाणी जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ. हमारे उड़ीसा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री भवानी शंकर भोई जी,
जिनके सहयोग से इस पूरे कार्यक्रम में भी उनका सहयोग मिलता रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दोनों लोकसभा राज्यसभा के हमारे सेक्रेटरी जनरल, हमारे सचिवालय के सभी यहाँ अधिकारी, उड़ीसा विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारी और विशेष तौर से अनुसूचित जनजाति जाति कल्याण समिति के यहाँ सभी माननीय सदस्यगण, देश के विभिन्न राज्यों के हमारे सभी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समितियों के सभापति, उनके सदस्यगण, माननीय विधानसभाओं के जो देश भर के विधानसभाओं से यहाँ आए हुए प्रतिनिधि भाई और बहनों, प्रेस के मित्रों, आज हम सबके लिए इस सम्मेलन में विशेषकर मैं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी को आप सब भाई और बहनों की तरफ से, प्रतिनिधियों की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उनकी ऐसी सौम्य उपस्थिति से हम सचमुच में गौरवान्वित हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रति संसद की निरंतर प्रतिबद्धता का ये प्रतिबिंब है। मैं देश भर से आए राज्य विधानसभाओं के समितियों के माननीय अध्यक्षों, अन्य विशिष्ट प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी उद्धृत करना चाहता हूं कि न्याय ने हमेशा समानता, अनुपात और प्रतिफल के विचारों को जन्म दिया है। अगर संक्षेप में न्याय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का दूसरा नाम है, यह उदाहरण एक न्यायपूर्ण समाज के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय केवल कल्याण प्राप्त करता ना हो, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक राजनीति को आकार देने में समान रूप से भागीदार हैं। जैसा कि आप सहमत होंगे, वर्तमान सम्मेलन वास्तव में ऐसे मायने में अद्वितीय है कि इसने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों और हकों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वाली इन्हें राजनेताओं और प्रतिनिधियों को एक साथ लाया है। यह हमें रणनीतियों पर विचार विमर्श करने, क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने और सामूहिक रूप से प्रगति का आकलन करने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 89 प्रतिनिधियों का अनुमान हमने लगाया था, परंतु आज 15 संसदीय समितियों के सदस्य 104 यहां पर प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी जानते हैं कि संसद द्वारा किए जाने वाला कार्य न केवल विधिवत है, बल्कि निरंतर इनका विस्तार होता रहा है। संसद के पास सीमित समय और सदन में विचारार्थ आने वाले विधायी प्रस्तावों और अन्य मामलों की जांच पड़ताल के लिए पर्याप्त समय देना संसद के लिए कठिन है। और इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि संसदीय कार्यों का एक बड़ा हिस्सा संसदीय समितियों के समाधान से निपटाया जाता है। ये समितियां हमेशा एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां हम समितियों द्वारा चुने गए विषयों की जांच करते हुए क्षेत्र के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने में भी मदद करते हैं। बंद दरवाजे के पीछे होने वाली बैठकें हमें स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने, मुद्दों पर विचार करने और आम सहमति पर पहुंचने का ये अवसर प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में, अगर ये समितियां संसद की
प्रभावशीलता में सुधार लाने में मदद करती हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा संसद और जनता के बीच की खाई को पाटने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और उन्नति के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपायों और सकारात्मक उपायों की एक रूपरेखा तैयार की है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे ऐतिहासिक कानूनों द्वारा इस प्रतिबद्धता को और भी पुष्ट किया गया है। इसके अलावा हमारा कानूनी और राजनीतिगत ढांचा समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारे देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगस्त 1968 में अपनी स्थापना के बाद से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति अनुसूचित जातियों और जनजातियों के समुदाय के लिए संवैधानिक संरक्षण और कल्याणकारी उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी के अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत कर रही है। 17वीं लोकसभा में समिति की 66 बैठकें हुई, 32 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 144 सिफारिशें की गई, जिनमें से 55% यानी कि 78 सिफारिशों को सरकार लागू कर चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों में 1.5 लाख से अधिक अंशकालीन सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण, जाति प्रमाण पत्र संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन की बहाली, 32 मंत्रालयों और विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों को भरना और न्यायिक निर्देशों के अनुरूप लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कुछ उल्लेखनीय परिणाम थे। यह अत्यंत संतोष की बात है कि 18वीं लोकसभा के दौरान भी हमारे सकारात्मक गति जारी है। 18वीं लोकसभा के दौरान प्रमुख गतिविधियां और उपलब्धियों इस प्रकार हैं। समिति की तीसरी रिपोर्ट मार्च 25 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण नीति, सामाजिक आर्थिक प्रगति की गहन समीक्षा की गई, जिसमें गृह मंत्रालय को चिन्हित कर्मियों को दूर करने और आरक्षित श्रेणी के लाभों को सबसे हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशों की गई। पूर्व की सिफारिशों पर विशेष रूप से आरक्षित रिक्तियों को समय पर भरने, शिकायतों के त्वरित निष्पादन और लाभों की बहाली के संबंध में सक्रिय रूप से अनुवर्तीय कार्रवाई की गई। यह सतर्क दृष्टिकोण सरकार को उसकी प्रतिबद्धताओं पर कायम रखने में हमारी जवाबदेही को रेखांकित करता है। साथ ही समिति ने अपनी 5वीं रिपोर्ट अगस्त 25 में सिफारिश की कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए निर्धारित और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा अधिवर्षिता के बाद भरी जा रही रिक्तियों को भविष्य की आरक्षित रिक्तियों में समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही लंबित रिक्तियों की जल्द से जल्द पहचान की जानी चाहिए और उन्हें भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों जनजातियों की सहित सभी तदर्थ संकाय सदस्यों को आरक्षित वर्ग के छात्रों की रिक्ति सीटों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया और रियायतें छूट प्रदान की जानी चाहिए और निर्धारित रिक्त सीटों के भर जाने तक कट ऑफ अंकों को कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रधानाचार्यों के क्रमशः हमारा जो 15% और 7.5% पद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाओं तक नियमित संसदीय निगरानी का विस्तार किया गया है।
जिसमें शैक्षणिक छात्रवृत्तियों, छात्रावासों और आर्थिक सशक्तिकरण पहलुओं की प्रभावशीलता और पहुंच पर जोर दिया गया है। समिति ने विलंबित या अस्वीकृत लाभों, शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक भेदभाव और सुरक्षात्मक कानूनों के क्रियान्वयन में कमियों को दूर करने जैसे मुद्दों के लिए शिकायत निवारण में सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। व्यापक हितधारक परामर्शों ने यह सुनिश्चित किया है कि समिति की समस्या समाधान और नीतिगत सिफारिशें विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और जमीनी वास्तविकताओं दोनों से युक्त रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य व संसद की समितियां मिलकर सिफारिशों को लागू करवाएं। ये कार्य समिति की सकारात्मक बदलाव के लिए एक प्रहरी और उत्प्रेरक दोनों के रूप में कार्य करने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि नीतियां अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ठोस सुधारों में परिवर्तन हो। आने वाले 2 खुले संवाद और आपसी सीखने के ये डिजाइन किए गए हैं। देश के सभी कोनों के अनुभव और सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सीखकर मुझे आशा है कि हमारे विचार विमर्श से क्रियान्वयन योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी और हमारे संविधान में निहित समानता और समावेश के सिद्धांतों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। समापन से पहले मैं सभी समिति अध्यक्षों, सदस्यों, अधिकारियों और जमीनी स्तर पर प्रगति में योगदान देने वाले सभी जमीनी स्तर के सहयोगियों के अथक प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय लोकसभा अध्यक्ष और सभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के हमारे सभापति, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी प्रतिनिधियों का एक बार मैं हृदय से इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उनका अभिनंदन करते हुए आप सभी भाई और बहनों को मैं ये अपेक्षा करूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी के उपस्थिति में आप लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव है समय समय पर आपको अवसर मिलेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। आपके अभिभाषण के लिए धन्यवाद डॉक्टर कुलस्ते महोदय जी। आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित है राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, जो एक अनुभवी पत्रकार और संसदीय व्यक्तित्व के रूप में हमेशा लोकतंत्र, संवाद और समावेशिता के मूल्यों को मजबूती से आगे बढ़ाते रहे हैं। अब मैं आदरणीय श्री हरिवंश जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे अपने विचारों से इस सभा को संबोधित करें। तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। जोहार, नमस्कार और जय जगन्नाथ। माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी, माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, जो शिक्षा में देश में ऐतिहासिक काम के लिए और अपने अमूल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं, माननीय केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री श्री जुएल उरांव जी, जिनके उल्लेखनीय काम ने एक ऐतिहासिक लकीर खींची है, माननीय अध्यक्षा उड़ीसा विधानसभा बहुत सुंदर संचालन करने वाली श्रीमती सुरमा पाधे जी, माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी अध्यक्ष कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी पार्लियामेंट, जिनकी सक्रियता, सौजन्य और काम से हम सब आज यहाँ एकत्र हैं, माननीय उपाध्यक्ष ओडिशा विधानसभा श्री भवानी शंकर भोई जी, लोकसभा राज्यसभा के हमारे माननीय सांसदगण, उड़ीसा सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, राज्य विधान मंडलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के माननीय अध्यक्षगण, लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल, अधिकारीगण, उड़ीसा विधानसभा के अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्य स्मृति को प्रणाम और उनके योगदान का स्मरण करते हुए अपनी बात मैं शुरू करूंगा।
अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण में संसदीय और विधायी समितियों की भूमिका विषय पर आयोजित इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होना महत्वपूर्ण बात है। हमें आप सभी अनुभवी विद्वत समाज से अपने विचार साझा करने और आपके विचार को जानने का अवसर मिला। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष का विशेष तौर से आभार, जिनकी पहल पर उड़ीसा की सुंदर राजधानी भुवनेश्वर में यह सम्मेलन हो रहा है, और उड़ीसा सरकार और माननीय अध्यक्ष विधानसभा उड़ीसा का विशेष तौर से धन्यवाद इतने सुंदर आवभगत और आयोजन के लिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सौजन्य से ही हाल में लंबे समय बाद लोकसभा एस्टीमेट कमेटी की पहल पर मुंबई में ऐसा ही आयोजन हुआ। व्यापक आयोजन, ऐसे आयोजनों का लोकतांत्रिक संस्थाओं को और उसकी जड़ को सुदृढ़ करने में अमूल्य योगदान है। यह सम्मेलन वस्तुतः हमारे संविधान की प्रस्तावना की आत्मा के संरक्षकों का सम्मेलन, संगम है। आप यहां केवल अपने अपने विधान मंडलों के प्रतिनिधि के रूप में ही नहीं, बल्कि उन असंख्य नागरिकों के स्वर को मुखरित कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, जो सदियों से हाशिए पर जीवन जीते रहे, जिन्हें हमारे लोकतंत्र से समानता और समावेशी समाज की अपेक्षा है। अपनी बात शुरू करने से पहले पुनः इस पुरातन देश के समाज सुधारकों की लंबी परंपरा और अनुसूचित जातियों जनजातीय समाज के हक के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों की पुण्य स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं। उड़ीसा में समाज सुधारकों की लंबी फहरिस्त है। मधुसूदन दास, गोपाल बंधु दास, रमा देवी चौधरी, सरला देवी, मालती चौधरी जी से लेकर तुलसी मुंडा वगैरह, और पहले जाएं तो अच्युतानंद दास और चैतन्य महाप्रभु की यह धरती है। हमारे सदियों पुराने इतिहास में समय समय पर इलाके इलाके में समाज में जमी रूढ़िवादिता की काई को जिन्होंने साफ किया, हमारे सामाजिक चिंतन को स्वस्थ किया, समाज में समरसता और समावेशिता को बढ़ावा दिया, उन्हें हम आज स्मरण करें। बिरसा भगवान और सिद्धो कान्हो का प्रदेश झारखंड मेरी कर्मभूमि रही है। आज उड़ीसा की भूमि पर आकर 1939 के अमको सिमको नरसंहार, जिसे उड़ीसा का जालियांवाला बाग कहा जाता है, में मारे गए यहाँ के जनजातीय आंदोलनकारियों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। उड़ीसा राज्य का हमारे देश में विशेष स्थान है। इस प्रदेश ने देश को यह गौरव प्रदान किया कि यहाँ के जनजातीय समाज से हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी, जो अपनी शालीनता के लिए जानी जाती हैं, जिनका सौम्य जीवन जनजातीय समुदाय की सादगी और संघर्ष का प्रतीक है, और हमारे मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं। उड़ीसा इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का क्षेत्र है। यह भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र है। यह गौरांग महाप्रभु चैतन्य की भक्त स्थली है। यह धम्म का भी क्षेत्र है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के अप्रतिम स्थापत्य का प्रतीक है। आज उड़ीसा सामाजिक आर्थिक प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। पिछले कई वर्षों से यह प्रदेश, इसकी विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से भी आगे रही है। कौशल विकास में प्रदेश की उपलब्धियां अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं। विगत कुछ दशकों में देश के प्रख्यात उच्च शिक्षा और शोध संस्थान उड़ीसा में स्थापित हुए। देश पूर्व में स्थित राज्यों के विकास को लेकर चिंतित रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी खास तौर से इसका उल्लेख करते रहे, कैसे ये प्रदेश आगे बढ़े तो देश पूरी तरह से आगे बढ़ने में उसको योगदान मिलेगा। उड़ीसा में हुए विकास के अनुभवों ने साबित किया है कि सही नेतृत्व और राज्य के नागरिकों के पुरुषार्थ से उड़ीसा पूर्वी राज्यों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो बड़ी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। राज्य की प्रगति में है कि स्थानीय जनजाति और अनुसूचित जाति के बंधुओं का भी वंदनीय योगदान है। जाहिर है यहाँ की प्रगति उनके हित में ही है। वे इस विकास में सहयोगी भी हैं और सहभागी भी, और यह पूरे देश के लिए भी उतना ही सत्य है। आज उड़ीसा जनजातीय बहुल राज्यों के समावेशी विकास मॉडल के रूप में उभर रहा है। विगत वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति को विश्व ने ब्राइट स्पॉट के रूप में सराहा है। आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में अति गरीबी, जिसे एक्सट्रीम पॉवर्टी हम कहते हैं, 11-12 में 16% से घटकर 22-23 में महज 2.3% रह गई। ये विश्व बैंक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। बहुआयामी गरीबी, एक्सट्रीम जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम कहते हैं, 2005-06 के लगभग 54% से घटकर 22-23 तक सिर्फ 15% रह गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विश्व बैंक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। इस अवधि में दौलत का समान विभाजन बढ़ा है।
संपन्नता समावेशी हुई है। आज भारत कंजम्पशन की दृष्टि से दुनिया के पहले 4 सबसे बड़े मुल्कों में है। ये सभी आंकड़े विश्व बैंक जैसी विश्वसनीय संस्था के हैं और इस बात की ओर इंगित करते हैं कि आर्थिक सुधार हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समावेशी रहे। उनके लाभ समाज के हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंच रहे हैं। दशकों बाद हमने जाना है कि अपनी जनता को समृद्धि बांटने के लिए देश का संपन्न और शक्तिशाली होना जरूरी है। थोथे नारों से सिर्फ गरीबी नहीं बढ़ सकती, हम संपन्नता में समान अवसर बना सकते हैं, विपन्नता और मुफलिसी में नहीं। यह जीवन का सच है। 10 वर्ष पहले फ्रेजाइल 5 से विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दौरान हमें कई डिसरप्शंस का सामना करना पड़ा। बैंक बैड लोन से बैठे हुए थे, बजट का बड़ा हिस्सा उन बैंकों को उबारने में लगा। आज सरकारी बैंक नफा कमा रहे हैं। देश के बाजार को एकीकृत करने के लिए जीएसटी लाया गया। निश्चित था अर्थव्यवस्था में डिसरप्शन होता। आज हम हर महीने लगभग 1.84 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, जो 2021 में महज 95,000 करोड़ था। मतलब 5 सालों में लगभग दुगुना मासिक जीएसटी कलेक्शन। आज हम इस स्थिति में है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जीएसटी में जाहिर है कि परोक्ष करों में, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, रियायत का सबसे बड़ा लाभ समाज के हाशिए पर वंचित वर्गों को होता है और आर्थिक कारण ही समाज को बदलते हैं। इन डिसरप्शंस के बावजूद हमने समाज के हाशिए पर रह रहे गरीबों का साथ नहीं छोड़ा। अमूमन विश्व भर में आर्थिक सुधार सामाजिक कल्याण की कीमत पर आते हैं। आज भी दुनिया के बड़े देशों का दबाव है, पर भारत गरीबों के साथ खड़ा है। इसलिए शीघ्र ही इन चीजों का विरोध भी होता है। हमारे आर्थिक सुधार मानवीय रहे हैं। विगत 10 वर्षों में केंद्रीय बजट में एससी सब प्लान में लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है। 12-13 में जो आवंटन महज 41.5 हजार करोड़ के लगभग था, 25-26 के बजट में एससी वेलफेयर के लिए जो वो आवंटन बढ़कर 1.68 लाख करोड़ के लगभग पहुंच गया है। इसी प्रकार 13-14 में एसटी सब प्लान लगभग 24,500 हजार करोड़ था। आज 2025-26 में एसटी वेलफेयर के लिए वो आवंटन 5 गुना बढ़कर 1.29 लाख करोड़ पहुंच गया। झारखंड से महाराष्ट्र तक जनजातीय बहुल जिले नक्सलवाद को हराकर आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। जिन जिलों में कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता था, आज वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं। ये आप आंकड़े देखें तो उससे पुष्टि होती है। यहां मजबूत सामाजिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा बिरसा भगवान की स्मृति में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगर आज कहा जाए कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के सपने पर ईमानदारी से अमल हो रहा है तो गलत नहीं होगा। फिर भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए संसद और संसदीय समितियों का मार्गदर्शन, सक्रियता, चौकसी और सलाह जरूरी है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था, वह एक सामाजिक जागरण था। महात्मा गांधी ने कहा था कि वे भारत की आजादी के लिए समाज में मौजूद उस वक्त जो बुराइयां थी, छुआछूत, किसी हितों से समझौता नहीं करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पर चली बहस के अंत में आगाह भी किया था कि भारत विरोधाभासों के दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां एक तरफ राजनीतिक समानता तो होगी तो दूसरी ओर सदियों की सामाजिक और आर्थिक असमानता है। यह असमानता शताब्दियों के राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक दोहन का दुष्परिणाम थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें स्मरण कराया था, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र बनाना होगा। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसमें आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो, यानी आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, जिसका मैंने उल्लेख किया कि किस तरह इन विगत वर्षों में हो रहा है। हमारे संविधान के तीनों आयामों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में प्रस्तावना में निहित बराबरी और बंधुत्व के आदर्श को हासिल करने का आग्रह है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 46 तथा 330 से 342 के माध्यम से सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी का हक है। जाति आधारित भेदभाव का निषेध है तथा साथ ही शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण के रूप में सकारात्मक व्यवस्था है। इसके साथ ही स्पेशल इनिशिएटिव तथा टारगेटेड प्रोग्राम और फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन ने ऐतिहासिक असमानताओं को पाटने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं। संसद और विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण विषयक समितियां इसी संवैधानिक संकल्प की संस्थागत अभिव्यक्ति हैं।
एक प्रकार से ये समितियां हमारे संविधान के प्रियम्बुल में उल्लिखित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की आकांक्षाओं तथा देश में समानता और बंधुत्व के उद्देश्यों को साकार करती हैं। वंचित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान और समावेशी राजनीति के लिए काम करती हैं। ये समितियां कल्याण योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया की निगरानी करती हैं और व्यवस्थागत कमियों को उजागर करती हैं। आपका एक प्रमुख दायित्व है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्टों का अध्ययन और विश्लेषण करना और अपनी रिपोर्ट संसद को देना और सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट्स से संसद को अवगत कराना। संविधान के आर्टिकल 338 के तहत इन दोनों राष्ट्रीय आयोगों की रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जाती हैं, किंतु उन रिपोर्टों के गहन अध्ययन और उसमें निहित सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1968 में संसद द्वारा आपकी कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का गठन किया गया। इस बाबत आए मोशन पर जवाब देते हुए तत्कालीन कानून और समाज कल्याण मंत्री ने इस समिति से अपेक्षाओं को रेखांकित किया था, जिसका मैं उल्लेख करूंगा। आई कोट, in drafting these functions of the committee, we have tried to see that maximum power is vested with these committees and they are not intended to be naam ke vaste. I quote, just to please somebody, they will be as powerful with respect to transactions of the government as the public accounts committee or estimate committees. आप सहजी समिति की महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकते हैं। 1968 से अब तक समिति ने 670 से अधिक रिपोर्ट्स दी, जो इन वंचित समुदायों की गरिमा और विकास से जुड़े विविध विषयों पर आधारित हैं, जैसे कि आरक्षण संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आदि। इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1970 में सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व 12.5% से बढ़ाकर 15% तथा अनुसूचित जातियों के लिए 5% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया। माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी ने विस्तार से इस कमेटी के उल्लेखनीय कामों का विवरण दिया। हम यह हमेशा याद रखें कि सामाजिक समानता और समावेश के लिए आरक्षण पर समाज की आम सहमति है और वो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही सामाजिक आर्थिक विषमता मिटाने के लिए सिर्फ आरक्षण से ही काम नहीं होगा। समाज की मानसिकता स्कूल और परिवारों में गढ़ी जाती है और हमारी आजादी की लड़ाई समाज सुधार का भी आंदोलन था। आज ये सारे भेदभाव मिटाने के लिए हम सबको एकत्र होकर, सारे दलों को अपने राजनीतिक सीमाओं से आगे आकर, जैसे आजादी की लड़ाई में हमने मिलकर सपना देखा था, एक सामाजिक समानता की, उसके लिए हम लगातार काम करते रहें। इस समिति का एक महत्वपूर्ण काम और भूमिका यह भी होगी। संसद और संसदीय समितियां से खासतौर से इस समिति से यह अपेक्षित है कि सामाजिक समरसता के हित में आरक्षण की समावेशी नीति को ध्रुवीकरण की दलीय राजनीति का औजार न बनने देकर आरक्षण समाज से जातिवाद समाज करने का सर्वसम्मत औजार बने, उसमें भी हम काम करें। समाज का मानस बनाने में काम करें कि समाज समानता को अपने विचारों में भी स्वीकार कर ले। चुनाव के लिए हम सिर्फ राजनीति अलग करें, पर यह समितियां समाज को समरस बनाने के लिए और हमारे समाज की सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए, जिस तरह आजादी की लड़ाई में हम सबने मिलकर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के नेतृत्व में सपना देखा, उसके लिए भी हम काम करें। यह हमारी पहल होनी चाहिए। इस सम्मेलन में सभी राज्यों की समितियां अपने विशिष्ट अनुभव साझा करेंगी, जिससे पॉलिसी इंटरवेंशंस को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, बजटीय आवंटन का और प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके। अपने अभिष्ट में यह सम्मेलन सफल हो, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को भी, आप सबको भी। नमस्कार। राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी के वक्तव्य के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मंच पर हमारे साथ उपस्थित है माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा के गौरव, जिन्होंने शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योगदान दिया है। उज्ज्वला योजना के नायक, उन्होंने हमेशा उड़ीसा और यहाँ के लोगों के विकास के मुद्दों को अपनी मजबूत आवाज़ दी है। अब मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना संबोधन प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। जय जगन्नाथ।
नमस्कार। संसद और राज्य विधानमंडल के अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के कल्याण संबंधित समितियों के अध्यक्ष के राष्ट्रीय सम्मेलन में किस मंच पे उपस्थित हम सभी के अत्यंत सम्माननीय लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश जी, उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्री जुएल ओराम जी, उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती सुरमा पाढ़ी जी, उपाध्यक्ष श्री भवानी शंकर भोई जी, इस समिति के अध्यक्ष श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की अनुसूचित जातियां और जनजातियों की कल्याण संबंधी समितियों के माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण, उपस्थित माननीय सांसद तथा विधायकगण, सम्मानित प्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, संसद और राज्य विधानमंडलों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रगण, मैं आप सबको इस पावन भूमि में जगन्नाथ की इस धरती में स्वागत करता हूं। समानता, सम्मान और न्याय संबंधित वादों के लिए आपकी समिति की विशेष भूमिका रहती है, आपकी संकल्पना रहती है। 1968 से देश में संसदीय प्रणाली के तहत इसको संसद की अलावा, संसद की निर्दिष्ट कार्य समय के अलावा बारीकी से सभी विषयों को, वास्तव में ये सारी बारीकियों से इस विषय को समीक्षा करना इस समितियों की काम है। लोकसभा में, केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे ऐसे विषयों की सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अनुभव करने के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की प्रजातंत्र को देश की नीचे स्तर तक ले जाना, विभिन्न राज्यों तक ले जाना, राज्यों के अनुभव को समझना, इस प्रकार की विशेष पहल के लिए मैं उड़ीसा की ओर से और देश की ओर से माननीय लोकसभा स्पीकर का आभार प्रकट करता हूं। उनको अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक शुभेच्छा प्रजातंत्र को नीचे तक ले जाने के लिए। और कहां आप ले आए मित्रों, मैं आप सभी को उड़ीसा में इस जगन्नाथ की धरती में, और आप इस समय में आए हैं जहां ये सब किसानों की प्रदेश है, देश हमारी किसानों की है। किसान जब अपना पहला फसल उगाता है और वो पहला अर्घ्य महाप्रभु को और भगवान को, अपने इष्ट को देता है। कल ऐसा ही एक उत्सव उड़ीसा में हम लोगों ने संपन्न किया है। उड़ीसा के किसान कल पहली बार अपना उत्पादित शस्य को महाप्रभु श्री जगन्नाथ और माता समलेश्वरी तथा पाटनेश्वरी ऐसे अनेक देवा देवियों के सामने प्रस्थापित करके घर में सभी आत्मियों के साथ अन्न ग्रहण करते हैं। मैं आप सभी को भारत की इस बृहद परिवार में नुआखाई की, इसको हम लोग नवान्न कहते हैं, नुआखाई कहते हैं, इस नुआखाई की पवित्र पावन अवसर पे उड़ीसा में भी स्वागत करता हूं। मित्रों, उड़ीसा वो भूमि है 261 ईसा पूर्व इस प्रदेश में जहां हम लोग बैठे हैं, इस भूखंड में एक बड़ा महासंग्राम हुआ था। उसको कलिंग युद्ध के नाम पे जाना जाता है। कलिंग युद्ध की उन दिनों में अध्यक्ष जी हरिवंश जी जैसे प्रसिद्ध साहित्यकार या उस समय में साहित्य को मार्जन करने वाले कोई बड़े उड़ीसा की ओर से बड़े साहित्यकार और पत्रकार नहीं थे। आज कलिंग युद्ध को अगर हम वर्णन करते हैं, कलिंग युद्ध में इसीलिए उसको उल्लेख किया, आप सब प्रजातंत्र की प्रैक्टिशनर है, पुजारी हैं। कलिंग युद्ध के समय में ये इतिहासकार मानते हैं, उस समय में कलिंग में गणराज्य होता था, यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती थी। तब वहां मगध की ओर से सम्राट अशोक की महापराक्रम सेना था, उड़ीसा की ओर से प्रजातंत्र में विश्वासी एक गणराज्य था, एक सामूहिक नेतृत्व था। इतिहासकार लिखते हैं हमको 1 लाख लोगों को, सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध के कारण सम्राट अशोक को चंडाशोक से धर्माशोक हुए। यहीं से बुद्ध की विचार विश्व में गया, ग्लोबलाइजेशन इसी भूमि से शुरू हुआ। ये तो एक प्रकार की इतिहास की वर्णन है। दूसरे प्रकार के इतिहास के वर्णन में एक उड़िया व्यक्ति के नाते आपके सामने रखना उचित मानता हूं। हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं। आज से 2500 साल पहले हमारी प्रजातांत्रिक मूल्यों के कारण विश्व में शांति प्रतिष्ठा हुई थी। हमने हथियार नहीं छोड़ा था। ये कोई
अस्त्र रहित कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमने जान गंवाया था, हमने बलिदान दिया था, हमने अपना स्वाभिमान, मर्यादा और अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। और आने वाले आगे के दिनों में उड़ीसा में स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा हुई। उड़ीसा के हर एक जिले में कोई वंचित वर्ग व्यक्तियों के नेतृत्व में, वो वीर सुरेंद्र साय हो, आदिवासी समाज से थे, लक्ष्मण नायक हो, बिरसा मुंडा की विरासत यहां तक भी पहुंचती है। निर्मल मुंडा के बारे में आपने उल्लेख किया। यहाँ अनेक इस प्रकार रघु, जहां से हमारे अध्यक्षा जी आते हैं, उन्हीं की भूमि है, रघु दिवाकर की भूमि। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वंचित वर्गों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ा था। मैं डॉक्टर BR आम्बेडकर को श्रद्धांजलि देता हूं। उन्हीं की बदौलत आज हमारी संविधान व्यवस्था बनी है और आप संविधान के सब अंश विशेषों, आरक्षण, कल्याणकारी योजनाएं, कानूनी सुरक्षा और सकारात्मक नीतियों के बारे में बारीकी से अध्ययन करके इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में आप केवल नीति समीक्षा के संरक्षक ही नहीं हो, आप न्याय के प्रहरी हो, समावेशन की और वाहक और परिवर्तन के आप उत्प्रेरक हो। आप सुधारात्मक कार्रवाई, बजटीय संशोधन और न्यायिक हस्तक्षेप आप लोगों की कार्यकाल आपकी दायित्व है। एक समावेशी समाज हो, समावेशी विकास सबकी हो, यह आपकी दायित्व बनता है। मैं आज की इस राष्ट्रीय अधिवेशन में एक तथ्य आपके सामने सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, पुरानी तथ्य है। 1999 में देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पहली बार देश में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी। उसकी पहला मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी बने। ये हमारी विचार की प्रतिबद्धता सामाजिक न्याय के प्रति दर्शाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कोट करता हूं, जो वंचित है उसे वरीयता देना आज के भारत की प्राथमिकता है। जिन गरीब, वंचितों और दलितों, पिछड़े आदिवासियों की आवाज दबी हुई थी, उनके सपने को हमने संकल्प में बदलना है। ये मित्रों, ये संभव होने से, ये इसको पूरा करने से ही ये संवैधानिक आवश्यकता है। इसको पूरा करने से ही 2047 तक हम विकसित देश के रूप में खुद को साबित कर सकते हैं। मित्रों, मैं संसदीय समिति के प्रति मैं भी उत्तरदायी हूं। मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। मैं पिछले दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर समीक्षा करके इसे समझता हूं, अगर समाज में पिछले 78 साल की आज़ादी के उपरांत हम इस बार 79 आज़ादी की दिवस बनाए, अभी तक इस 8 दशकों के अंदर हम खुद को आत्मसमीक्षा करते हैं, आज भी शिक्षा समावेशी होना बाकी है, सर्वस्पर्शी होना बाकी है, सब तक पहुंचना बाकी है। अगर कोई वर्ग उससे ज्यादा वंचित है तो समाज के वंचित वर्ग वंचित है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वंचित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही हमको मार्गदर्शन करती है। ये सभी के लिए एक समता केंद्रित सुधार, वंचित समूहों पर विशेष जोर देना, यही हमारी शिक्षा नीति की एक मूल मंत्र है। समग्र, समतामूलक और समावेशी शिक्षा नीति हमारी दायित्व है। मित्रों, उसके अगर मैं 2-3 उल्लेखनीय उपलब्धि पिछले 11 साल के आपके सामने में रखूं, हमने एक विषय को रिकॉग्नाइज किया। मातृभाषा आधारित शिक्षा होने से व्यक्ति की मौलिक चिंतन परिप्रकाश होती है। आदिवासी इलाका में, वंचित वर्गों में, जनजातियों में अपना अपना भाषा है। पिछले 11 साल में भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से 117 प्राइमर बनाया गया है, द्विभाषी बनाया गया है, जिसमें आदिवासी बच्चों को पढ़ने में, समझने में सहूलियत होती है। उसमें उड़ीसा में भी 17 भाषाओं में ऐसे प्राइमर बनाई गई है। मैं अगर आपको एक तथ्य आपके सामने रखूं, 2014 में देश में जितने अनुसूचित जाति के छात्र थे, उससे 2022 की एक तथ्य के आधार पर उसको मैं तुलना करूं तो उसमें 44% ग्रोथ हुई है अनुसूचित जाति की छात्रों में। पहले 46 लाख विद्यार्थी होते थे, आज 66 लाख विद्यार्थी हुए हैं। अनुसूचित जाति में छात्राओं की, महिलाओं के नामांकन 51% बढ़ी है। सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिली, 51% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जनजाति छात्रा के नामांकन में 65% की ग्रोथ हुई है 14 और 22 की तुलना में। पहले 16.41 लाख विद्यार्थी होते थे, आज ये बढ़ के 27.1 लाख विद्यार्थी हुए हैं।
अनुसूचित जनजातियों में सबसे अगर किसी वर्ग का ज्यादा प्रगति हुई है, महिलाओं की प्रगति हुई है, 80% बढ़ोतरी हुई है। आज संजोग देखिए, आज हमारी उड़ीसा की सुपुत्री जनजाति समाज की एक वरिष्ठ नेत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है। पिछले 10 साल में शिक्षा की प्रगति सबसे ज्यादा हुई महिलाओं के अंदर। हमारी एक मांग, बहुत मेरे वरिष्ठ सांसद साथी यहाँ हैं, जब अध्यक्ष जी आपकी संरक्षण में हम संसद में अपने कामकाज का उत्तरदायित्व तो रखते हैं, एक प्रश्न सदैव आती है कि भाई SC ST व्यक्तियों के लिए नौकरी में जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके बारे में आप आपकी राज्यों में और केंद्रीय स्तर पे आप विशेष दायित्ववान होते हो, चिंतित होते हो। मित्रों, मैं तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। ये तो हमने संविधान में बाबा साहेब की कल्पना के कारण हमने आरक्षण की व्यवस्था की, हमने उसको संवैधानिक दायित्व मानते हैं, उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक तथ्य आपके सामने रखूं, 2018-19 तक व्यवस्था तो थी, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान में जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां होती थी, इनके लिए पद रिक्त रखा जाता था। एक बार इंटरव्यू में अगर वो पद नहीं भरता है, तब उसको नॉट फाउंड सुइटेबल कैटेगरी में परिवर्तित करके उसको जनरल कैटेगरी में बदल दिया जाता था। केवल कागज में अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार कोई दिखाया जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने देश में आपके माध्यम से कानून लाया। पहली बार देश में कानून बनी, अगर वो पद खाली रहता है तो खाली ही रहेगा, जब तक ये भरा नहीं जाएगा SC ST OBC की कैंडिडेट के द्वारा, तब तक इसको भरा नहीं जाएगा। नॉट फाउंड सुइटेबल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास की पन्नों में पहुंचा दिया है। आज तो SC ST और OBC कैटेगरी की नौकरियों में जिनके अधिकार है, उनके लिए उसको सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि हमको 2047 तक देश को विकसित बनाना है। अध्यक्ष जी आपकी उपस्थिति में और राज्यसभा उपसभापति की उपस्थिति में मैं आपको सुखद सूचना एक देना चाहूंगा। हमारी राज्य उड़ीसा देश की पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर 1936 में एक नया प्रशासनिक रूप लिया था। संजोग देखिए, देश और 22 साल के बाद आजादी का शताब्दी बनाएंगे और हम भाषा भित्तिक राज्य के रूप में और 11 साल के बाद अपना शताब्दी बनाएंगे। यह उड़िया लोगों के लिए और देशवासियों के लिए अमृत काल है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ही शर्त है, समाज के वंचित वर्ग अगर ऊपर आएंगे तब जाके समाज विकसित हो पाएगा, उड़ीसा विकसित हो पाएगा, हमारे देश विकसित हो पाएगा। हमारा देश, अभी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लाल किले की प्राचीर से, हम 100 साल पहले स्वराज्य के लिए लड़े थे, अभी हमारी दायित्व बनता है समृद्धि के लिए लड़ाई करना। अभी लड़ाई तो नहीं करना, दायित्व लेना है। सबका साथ सबका विकास, यही हमारी मंत्र है। आज की इस 2 दिवसीय कार्यशाला में निश्चित रूप में समाज के वंचित वर्गों के लिए सारे माननीय विधानसभा सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की सुचिंतित परामर्श जो अपने अपने समितियों में होती है, आज इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आपके मार्गदर्शन में बेस्ट प्रैक्टिसेस का आइडिया एक्सचेंज करते हुए सरकार में बैठे हुए हम जैसे मित्रों को आप परामर्श देते रहोगे। आपके परामर्श से ही नीति बनेगी, नीति से कल्याण ही होगा। मैं फिर आपको एक बार आभार प्रकट करता हूं उड़ीसा में इस सम्मेलन को आयोजन करने का अनुमति देने के कारण। उड़ीसा की विधानसभा के अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूं, आप उसकी मेजबानी करने के लिए। आप सभी को इस पवित्र भूमि में फिर एक बार स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरक विचारों के लिए आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री श्री चुअल ओरम जी, जो ओडिशा के एक प्रमुख नेता और भारत के प्रथम जनजाति कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने आदिवासी समाज के विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनसे निवेदन करती हूं कि वे इस सभा को संबोधित करें। तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, हमारे उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्षा श्रीमती सुरमा पाढ़ी जी,
ओडिशा विधानसभा के उपाध्यक्ष भवानी शंकर भोई जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे ओडिशा के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी एवं फगन सिंह कुलस्ते जी जो कि मेरे साथ मंत्री भी रहे, अभी लोकसभा SC/ST कमेटी के चेयरमैन हैं, और यहाँ उपस्थित देश भर से आए हुए SC/ST कमेटी के चेयरमैन्स, मेंबर्स, हमारा उड़ीसा विधानसभा के बहुत सारे मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं, लोकसभा के सदस्य भी उड़ीसा के काफ़ी मौजूद हैं, और उड़ीसा के मंत्रिमंडल के सदस्यगण, बाकी आमंत्रित सदस्यगण, लोकसभा सेक्रेटेरिएट एवं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, यहाँ का विधानसभा सेक्रेटेरिएट के सभी अफसरगण और गणमाध्यम के प्रतिनिधिगण, मैं धन्यवाद देता हूँ ओम बिरला जी को कि आपने ज़्यादातर ये मीटिंग, ये सेमिनार या वर्कशॉप इस दिल्ली में होता था, लेकिन आप आने के बाद इसको बाहर में दूसरा प्रदेश को भी मौका देते हैं, और उस क्रम में उड़ीसा को भी एक मौका मिला है, और श्रीमती सुरमा पाठी जी ने इसको खूब समय लगा के पूरा ढंग से इसको व्यवस्थित रूप में आज इसमें चल रहा है, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं 1996 में आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड व्हिप कॉन्फ्रेंस ये डाल लेक में किया था, मैंने वहाँ अटेंड किया था। उस समय मैं उड़ीसा विधानसभा का चीफ व्हिप था, तो उस समय जम्मू कश्मीर में आपका आतंकवादी चरम में था। इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, हमारा उड़ीसा के श्रीकांत जेना वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, लेकिन बड़ा हिम्मत करके उसमें हमने प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम करने के बाद लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जो सोचते थे, खास करके मेरे जो साथी थे जनता दल के और कांग्रेस के, वो लोग का मैंने मन बदल गया, मत बदल गया, और वो देख के आके देश में एक बोले कि नहीं, आपका सीइंग इज बिलीविंग नहीं है। आप जिस पहलगांव में आप जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होता है, वहाँ एक भी सैलानी नहीं थे। गुलमर्ग में गुलमर्ग का जो केबुल कार वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें आग लग गया था। हम जब घूमने चले डाल लेक में, हम जब रहे डाल लेक का बोट हाउस को मैंने पूछा कि आपको कितना दिन के बाद कितना पैसा का किराया यहाँ मिला है, वो रोने लगा। ये पहला बार गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो कि 50-60 हजार रुपया मेरे को मिलेगा, जो मैंने इसको ऑर्डर मिला है मेरे को सरकार के ओर से। मैं इस बात को शुरू में इसलिए रख रहा हूँ आप लोग को, सीइंग इज बिलीविंग। आप उड़ीसा के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आके देख के यहाँ का विधानसभा को, यहाँ का सचिवालय को, यहाँ का पुरी मंदिर को आप जाएंगे, जगन्नाथ जी को देखेंगे, कोणार्क जाएंगे, बाकी सारे जगह जाएंगे। इसको देखने के बाद उड़ीसा के बारे में आपका एक सोच में परिवर्तन आएगा, ऐसा आशा और विश्वास के साथ मेरा बात को मैं आगे बताता हूँ। ऐसे तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर में स्पीकर ही प्रमुख है, और स्पीकर के जरिए हाउस में जितना डिस्कशन या डिलीब्रेशन होना था वो होता है,
लेकिन आजकल डिस्कशन डेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऑब्स्टाकल, एजिटेशन, धारणा होता है। तो मेरे को डिफेंस का जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया, 5 साल कंटिन्यूस बनाया गया, ये लास्ट 5 साल में मैं ही था, तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कुछ अनुभवी लोग बताए कि पार्लियामेंट सब कुछ जानना चाहिए। हम जब बजट दे रहे हैं तो इस बजट का खर्च, हम वोटिंग बजट को हम दे रहे हैं, तो इसमें जो खर्च हो रहा है ये सही में हो रहा है कि नहीं, ऑफिसर लोग क्या कर रहा है। तो इसके लिए 3 स्क्रूटनी होता है। देखिए, एक पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होता है, आपका सीएजी एक स्क्रूटनी करता है, और अकाउंट्स कमेटी में स्क्रूटनी होता है। तो 3 लेवल का स्क्रूटनी होता है। तो इसलिए पार्लियामेंट को छोटा छोटा कमेटी में बनाया जाता है। कमेटी का एक दिन झगड़ा हो गया थोड़ा, अब राजीव गांधी जी थे, बड़ा मेंबर, बड़ा पार्टी का बड़ा आदमी का साथ, तो वो हाउस में थोड़ा इधर उधर मैंने कमेटी में बोलना लगे। तो मैंने उनको बोला कि सर देखो ऐसा है, अब मैं स्पीकर का पावर लेके बैठा हूँ यहाँ, चेयरमैन जो होता है वो स्पीकर का पावर लेके बैठता है, वो स्पीकर नहीं है, स्पीकर सुप्रीम है, पार्लियामेंट चलाने के लिए सुप्रीम है स्पीकर। लेकिन जो चेयरमैन बनता है कमेटी का, वो भी एक स्पीकर है, उसका भी पावर एक टाइप का पार्लियामेंट का या असेंबली का स्पीकर क्योंकि दिया हुआ है, ऑथराइज किया है, डेलीगेट दिया है, तो वो पावर उसका होना चाहिए। तो मैंने उनको थोड़ा सुना दिया, 2-4, और वो बोला कि हम नहीं बैठेंगे, हम निकल जाएंगे। देन मैं बोला कि यू कैन गो, गेट आउट तो नहीं बोला, लेकिन यू कैन गो पार्लियामेंट्री वार्ड में, अब जा सकते हो। ये तो भी बात हुआ। तो मेरे ये बात को बताने का अर्थ है कि हम एग्जीक्यूटिव को जो देते हैं जितना भी है, नॉट ओनली बजट, पॉलिसी प्रोग्राम में भी, अभी फगन सिंह कुलस्ते जी बता रहे थे कि हम लोग 176 रिकमेंडेशन किया था, उसमें से सरकार 146 को माना है। तो ये रिकमेंडेशन भी जो देना, बनाना, डिटेल में जाना कि भाई ये प्रोग्राम या ये पॉलिसी लागू होना चाहिए, ये लागू नहीं हुआ है, इसके बारे में देखना चाहिए। मैं अपना मंत्रालय के बारे में अभी आना चाहता हूँ। आप सब तो जानते हैं कि मंत्रालय का शुरू अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पहले तो होम मिनिस्ट्री में होता था आपका सोशल मिनिस्ट्री, सब सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये होम मिनिस्ट्री का एक डिवीजन था। उसके बाद वहाँ से निकल के शायद वेलफेयर मिनिस्ट्री बना। तो वेलफेयर में उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, पशु कल्याण, सब उसमें वेलफेयर का काम देखते थे। फिर उसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बना। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनने के बाद भी इसका डिवीजन था, TD डिवीजन, माने ट्राइबल देखेंगे, SC वो उसको देखेंगे, माइनॉरिटी, ऐसा है। आज भी सोशल जस्टिस में वैसे ही है। तो TD डिवीजन को निकाल के ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया, और इसमें से नया नया आयाम जोड़ा गया। आपका 338 का जो कमीशन था वो उसको ये किया गया। 342 में जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना था वो तो प्रोविजन है ही है। इसके साथ साथ यहाँ एक आर्टिकल 275(1) है, जो कि लिखा है भारत का संविधान में, जो भारत सरकार कहीं भी किसी भी काम के लिए दे सकता है। तो इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। जब मैं मंत्री आया तो उसको अराउंड 100 करोड़ का था। तो मैं बोला ये 100 करोड़ में क्या होगा, इसको बढ़ाओ। उसको बढ़ाते बढ़ाते आज वो सबसे मेजर है। उसी में से हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और कहीं कहीं और आश्रम स्कूल ये सब बनाना चालू किया। आज हमारा 2 प्रमुख योजना है, वो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बताना जरूरी है। एक है PM जनमन। PM जनमन योजना जो है ये 75 PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसको आपका जैसे उदाहरण चाहे आपका उसको बिढ़र है, गाँव माने पाउड़ी भूया है, बाइगा है,
इस टाइप का जो छोटा छोटा ग्रुप है जिसको कि हम अति पिछड़ा माने पीवीटीजी पार्टिकुलरली वनरेबल मतलब वो कहीं एक्सटिंग्विश भी होने जा रहा है और उनका एजुकेशन स्तर इतना कम है और उनका वंश वृद्धि नहीं हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे उसमें चीज है। तो इसके लिए पीएम जनमन लगा हुआ है, उसमें आप जो भी चाहेंगे वहां उनके लिए किया जा सकता है और वो डिमांड ड्रिवन है, हम ऊपर से उसको नहीं थापेंगे। वहां से जो मांगेंगे, मान लीजिए एक स्थान में रोड चाहिए तो रोड देंगे, उस स्थान में अगर स्कूल चाहिए तो स्कूल देंगे, मेडिकल नहीं हो पा रहा है तो मोबाइल मेडिकल यूनिट में से उसको कवर करेंगे, सोलर लाइट नहीं पहुंच पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो हम सोलार में पहुंचाएंगे, पानी अगर पाइप वाटर हम जल जीवन मिशन जो है ये नहीं पहुंच पा रहा है तो उसमें हम लोग बोरवेल करके सोलार सिस्टम करके उनको देंगे। ये एक प्रोग्राम है, इसके बारे में आप लोग को, क्योंकि उस समुदाय से हम लोग उसी SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिए। दूसरा एक है धरती आबा माने ग्राम उत्कर्ष योजना, ये आपका 17 मंत्रालय कन्वर्ज करेंगे, 17 मंत्रालय और 89,000 करोड़ का बजट इसमें है। 17 मंत्रालय का उदाहरण खाली एक दो देता हूं, जैसा आपका आरडी मिनिस्ट्री में जो टीएसपी स्पेंडिंग पहले नेशनल होता था वो खाली कागज पत्र में भर देते थे, आज वैसा नहीं होगा। आरडी मिनिस्ट्री वो 1 लाख से अलग वो पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना वो बनाएगा, वो केवल ट्राइबल लोगों का लिए बनाएगा, वो वही बेनिफिशियरी होगा। 25,000 किलोमीटर का रोड बनाएगा, वो पीएमजीएसवाई नहीं, पीएमजीएसवाई छोड़ के वो 25,000 किलोमीटर का वो बनाएगा। ऐसे ही आपका बाकी जो मंत्रालय है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, मोबाइल मेडिकल है, तो इसमें 17 मंत्रालय का 25 इंटरवेंशन है और ये वेबसाइट में है, आप कभी भी देख सकते हैं मंत्रालय का और ये करके और इसको कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी गांव में ये 25 इंटरवेंशन मतलब आपका जैसे पक्का मकान बताया मैंने, रोड बताया, बिजली, उसमें से मेडिकल का, आप कम्युनिटी सेंटर के लिए, ये सबका सेचुरेशन पूरा कंप्लीट होने तक कितना काम होना चाहिए इसके है और ये चिन्हित है, ये कंप्यूटर में चिन्हित है। 549 डिस्ट्रिक्ट, 549 डिस्ट्रिक्ट, 2,704 ब्लॉक, 63,834 या 84 ऐसा कोई गांव है इसमें, 63,000 गांव, ये गांव चिन्हित है, डैशबोर्ड में है और इसको गति शक्ति पोर्टल ये प्रधानमंत्री जी का इसमें है। और इसका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, नेशनल लेवल का जो मॉनिटरिंग है उसमें डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी उसको एक ग्रुप को सेक्रेटरी के साथ देख रहा है, स्टेट लेवल का मंत्रालय लेवल में मैं देख रहा हूँ, स्टेट लेवल का चीफ सेक्रेटरी जी देख रहा है, बाकी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में कलेक्टर्स और आपका सीओ आजकल बोल रहे हैं उसको पीडीडीआर ये देख रहे हैं। उसके साथ साथ 20 लाख आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स उसको बनाया जाएगा, वो प्रोसेस भी चालू है। वो लोग दायित्व लेंगे कि हमारा गांव को हम बना के दिखाएंगे। इस टाइप का ये प्रोग्राम चल रहा है, आगे चलेगा। मैं ओम बिरला जी का धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ प्रोग्राम दिया, कम से कम लीडर्स जो कि कमेटी के चेयरमैन हैं जो इसको आगे और थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं। कुलस्थित जी तो रगड़ के करते हैं, पूरा देखते हैं बजट का और ये करके, लेकिन बाकी प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो लीडर्स हैं, इस कमेटी का चेयरमैन है और मेंबर है, इसको थोड़ा और ध्यान देंगे
तो ये बहुत सारे काम आएगा और बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। इसमें 5 करोड़ लोग डायरेक्ट बेनिफिट होंगे, ऐसा हमारा आकलन है। ऐसे जनजाति समुदाय देश में 12 करोड़ का आंकड़ा जाता है, तो डायरेक्ट इसमें 5 करोड़ लोग इस 2 प्रोग्राम में ही बेनिफिट होंगे। इसके लिए आप ध्यान देंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मैं सर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। उड़ीसा विधानसभा में 27 फरवरी 1990 को मैं बाई चांस MLA हो गया। 2 MLA आए थे, तो 2 MLA होने के कारण सब सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता था और सब सब्जेक्ट में तैयार होना पड़ता था। कॉल अटेंशन में भी मैं ही बोलता था, एग्जामिनेशन में भी मैं ही बोलता था। आपका 377 यहाँ है, वहाँ बाकी जो था उसको भी रेज करना था। कोई अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस शुरू हो गया तो उसमें भी कुछ बोलना है, तो फिर उसको पूरा फुल प्रिपरेशन करके 2 मेंबर है, कोई ना कोई तो पार्टी के हाथ से बोलना पड़ेगा, तो इसलिए प्रिपेयर करके आता था। अब बहुत सारे कमेटी का चेयरमैन मेरे को बनाया गया और फाइनली डिफेंस कमेटी का चेयरमैन में बोला, अरे डिफेंस कमेटी बाहर से देखने से कुछ नहीं लगता, 7.5 लाख करोड़ का बजट है, इतना बने 7-8 सेक्रेटरी अपने पता ही नहीं चलता है बाहर से। तो इसलिए ऐसा करके मैंने आया, लेकिन ओरिजिनली मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिक्स करना नहीं था, मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लेकिन बाई चांस मेरा एरिया का काम के कारण मैं MLA बन गया। बनते बनते सर 2 बार MLA, 6 बार का MP सर, ज़्यादा नहीं, 3 बार भारत सरकार में उसी मंत्रालय में। आज तो हम लोग टाबा लोग गर्व करना चाहिए, राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति हैं हमारा मोहन मांझी जी, मुख्यमंत्री उड़ीसा का, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, और बहुत सारे लोग आजकल ट्राइबल को भी नहीं छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाध्य होते हैं। बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबको अगर पॉलिटिकली बराबरी भागीदार नहीं मिलेगा तो फिर हम आएंगे कैसे मुख्य धारा में। मुख्य धारा में आने के लिए हमको भी साथ में ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आपने मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। माननीय मंत्री महोदय के अभिभाषण के लिए अशेष धन्यवाद। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच उपस्थित है उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, जिनका सफर एक आदिवासी परिवार से लेकर राज्य के श्रेष्ठ शासन पद तक पहुंचना हमारे लोकतंत्र की असली शक्ति का जीवन प्रतीक है। लोगों के प्रति उनका समर्पण और जनसंवेदनशील नेतृत्व उन्हें जनता के मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय बनाता है। इस सभा को ओडिशा में आयोजित करने की उनकी इच्छा थी और उन्होंने स्वयं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि ये सम्मेलन ओडिशा की पवित्र धरती पर आयोजित हो, और आज आप सभी के सामने इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। मैं अभी उनसे निवेदन करती हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें और अपने विचारों से हमें प्रेरित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी का। जय जगन्नाथ। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री जुएल ओराम जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC एंड ST पार्लियामेंट डॉक्टर फगन सिंह कुलस्ते जी, ऑनरेबल स्पीकर ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमती सोरमा पाढ़ी जी, ऑनरेबल डेप्यूटी स्पीकर ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री भवानी शंकर भोई जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, स्कॉलर्स and सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा श्री प्रमोद कुमार मोदी, सेक्रेटरी ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली श्री सत्यव्रत राउत, मीडिया फ्रेंड्स एंड ऑल फेलो सिटीजन्स। ओडिशा की
पवित्र भूमि भगवान जगन्नाथ की धाम में आपका ओडिशा के मुख्यमंत्री और ओडिशा की आदिवासी समुदाय का गर्वित सदस्य होने के नाते इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की विषय है। ओडिशा भगवान जगन्नाथ की भूमि आप सभी का दिल से आत्मीयता और स्नेह के साथ फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। मैं लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को दिल्ली से बाहर यह महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित करने और पहली बार उड़ीसा को चुनने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ होने वाली चर्चाएं भारत भर के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को सशक्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि मैंने एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण की समितियों में सदस्य और अध्यक्ष के रूप में सेवा की है। ओडिशा के आदिवासी नेता केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हम मिलकर ओडिशा के एससी और एसटी समुदाय की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारी जनसंख्या का 40% उड़ीसा में, और उसमें से 23% एसटी और 17% एससी हैं। ओडिशा के विकास के केंद्र में एससी और एसटी का उत्थान है। केवल 2 दिन पहले मैंने हमारा लोकसभा भवन के मेरा कार्यालय पर आने हुए थे, एक दिदाई समुदाय की एक पीवीटीजी आदिवासी लड़की से मुलाकात की, जो नीट एग्जाम उत्तीर्ण कर अपनी समुदाय से पहली डॉक्टर बनी। हमारा आज अच्छा है, कल और भी बेहतर होगा, निश्चित रूप से जरूर ही होगा। आज हमारा देश एक महत्वपूर्ण कालखंड से गुजर रहा है। देश हर एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही हम सब ने देश की 79वां आज़ादी का दिवस मनाया है। हमारी आज़ादी के साथ ही हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। और भारत ने आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक शासन को चुनना था, जहां हर वर्ग के अधिकार सुनिश्चित हो, सबको समान अवसर मिले और ये सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक अधिकार हो। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे विचार विमर्श के बाद भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को प्रस्तुति, जो 26 जनवरी 1950 से लागू है, आज देश का शासन प्रशासन पल्ली से लेकर दिल्ली तक संवैधानिक विधि व्यवस्था में बंधा हुआ है। जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस समय देश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पे बहुत सारी समस्या पे गुजर रहा था। शायद सबसे बड़ी समस्या थी देश के आदिवासी और दलित समुदाय की। दुखद है, पर यह सोच है कि इन समुदाय को हजारों सालों की उत्पीड़न झेलनी पड़ी थी। ये लोग छुआछूत के शिकार हो रहते थे। ने सही मायने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए संवैधानिक अधिकार व्यवस्था की है। ये अधिकार सिर्फ चुनाव और नौकरी में आरक्षण की बात नहीं है, आर्थिक भी है। जैसे कि संविधान की बहुत सारी धाराएं है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है। ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार के लिए भी लागू है। देश के सबसे कमजोर वर्ग को ये संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब जी को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको संविधान के माथे पे लगाने की शिक्षा दी है, ना कि जेब के अंदर रखने के लिए। देश की जनजाति और दलित संप्रदाय के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजना के अलावा ये संप्रदाय को सम्मान प्रदान करना हम लोगों ने उन्हीं से सीखे हैं। आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जातीय आदिवासी गौरव दिवस माननीय मोदी जी ने घोषणा की है। हम सभी ने देखा है कैसे मोदी जी ने कुंभ के अवसर पर और अनेक अवसर में सफाई कर्मियों के पांव धुए हैं, जो ज़्यादातर दलित समुदाय से आते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं छुआछूत दूर करने के लिए देश संदेश देते हैं तो समाज में उसका अच्छा प्रभाव देखने को आज मिल रहा है। संविधान के प्रावधान और माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार ओडिशा में हमारी सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत है। हमारी सरकार को मालूम है कि ओडिशा भी कुल जनसंख्या की 40% लोग आदिवासी और अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। लगभग राज्य एक चौथाई अर्थात 24% सिर्फ जनजाति है। जब तक इस समुदाय का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास सही मायने में नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के सामग्रिक विकास के लिए हम लोगों ने 2 रणनीति अपनाया है। पहला, विभिन्न कल्याणकारी योजना से व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास, और दूसरा है इस समुदाय का सशक्तिकरण। अगर सशक्तिकरण नहीं होगा तो चाहे कितनी भी योजना कर लो, कितना भी रकम दे दो, उनकी सही विकास कभी नहीं हो सकता है। मैं खुद उसी समुदाय से आता हूँ। अनुसूचित जाति और जाति की दिक्कत जानने के लिए मुझे गरीब पर्यटन करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कोई चुनाव से पहले दलित और आदिवासियों के घर पे जाकर प्रॉपर्टी टूरिज्म करना एक फैशन आजकल बन गया है। हम तो वहीं पैदा हुए हैं, यहीं पहले बढ़े हैं। उन लोगों की कथा व्यथा हमारी रोगों में है। ओडिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए जो स्टेट लेवल कमेटी और ओडिशा विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी है, उनके सिफारिश के अनुसार हमारी नीति बनाई जाती है। उनके सिफारिश से एससी और एसटी वर्गों के शिक्षा, अर्थनैतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इस साल एसटी/एससी डेवलपमेंट के लिए 68,881 करोड़ रुपया का बजटरी प्रोविजन हमारा उड़ीसा सरकार तरफ से उसी डिपार्टमेंट में हमने किए हैं। कमेटी के गाइडेंस से ये पैसा सही तरह से अभी खर्च हो रहा है। हमारा पीबीटीजी या विशेष अनुन्नत जनजाति वर्गों के शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर यह कमेटी ज़्यादा जोर दे रही है। केंद्रीय योजना के फायदे भी हमारे एससी/एसटी वर्गों को मिल रहा है। पीएम जनमन योजना ओडिशा के 14 जिले के 3 लाख पीबीटीजी वर्गों के पास पहुंच रहा है। पीएम अजय और पीएम एजीवाई योजना में पहली फेज में 162 और दूसरे फेज में 803 गांव को विकसित करने के लिए मॉडल विलेज घोषणा की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एससी/एसटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसटी/एससी वर्गों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। आदिवासियों का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी उपयुक्त मूल्य दिया जा रहा है। हमने ओडिशा में आदिवासियों के जीविका के लिए 100 फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट स्थापन करने का निर्णय लिया है और काम भी अभी शुरू कर दिया। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में आदिवासियों के जंगल जमीन के ऊपर
अधिकार देने में ओडिशा आज एक प्रमुख राज्य है। हमारी सरकार भी अभी मिलेट मिशन में श्री अन्न योजना के तहत मिलेट की खेती के ऊपर जोर दे रही है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा हमारे आदिवासी भाई और बहनें को ही मिलता है। सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, क्योंकि साक्षरता की दर इन्हीं वर्गों से बहुत कम है। इसलिए शिक्षा के ऊपर हमारी सरकार सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ओडिशा में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं और इनमें करीब 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कमेटी के सिफारिश से प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत ज़्यादा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने इसी साल 15 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं। हमारी सरकार आदिवासी बच्चों में ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए शहीद माधव सिंह हाथखर्च योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में क्लास 9 और क्लास 11 में बच्चों को 5,000 रुपया पढ़ने के जरूरी सामान खरीद करने के लिए दिया जा रहा है। इस योजना में 3 लाख बच्चों के लिए हर साल 156 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप जनजाति वर्गों में ड्रॉप आउट दर बहुत आजकल कम होने जा रहा है। मोदी जी के मंत्र विकास भी और विरासत भी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ओडिशा में हमारी सरकार ओडिया अस्मिता की सुरक्षा के लिए कार्यरत है, ठीक ऐसे ही अनुसूचित जाति और जनजाति संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए हम आदिवासी संस्कृति और ऐतिह्य भवन और आदिवासी भाषा प्रतिष्ठान भी निर्माण कर रहे हैं। जनजाति भाषा में बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जा रही है। पहले चरण में हमने जैसे उड़ीसा में हमारा सरकार आने के बाद जातीय शिक्षा नीति 2020 का हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। इसी आधार पर जैसे हर प्रत्येक आदिवासी भाषाओं ने भी हमने कैसे शिक्षा दिया जाएगा, इसी आधार पर हमने काम करने शुरू कर दिए। और पहले चरण में हमने संताली भाषा में पढ़ाई किया जाएगा। इसी आधार पर हमने उनके जो स्क्रिप्ट है संताली ऑल्ती की, इसी आधार पर हम किताब भी छपने के बाद ही उसको शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब भी देश में विशेष तौर पे ओडिशा में आदिवासी सशक्तिकरण की बात होगी, ओडिशा के आदिवासी समुदाय के आने वाली भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बात सबसे पहले होगी। आदरणीय राष्ट्रपति सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत है। आदिवासी सशक्तिकरण की और एक प्रभावी चेहरा है माननीय केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम जी। ये पिछले 4 दशकों से आदिवासी कल्याण के लिए इसी विभाग को चलाते हुए सारा देश भर आदिवासियों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनको भी हम आज इसी अवसर पर हमारे साथ भी हैं, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हम ओडिशा में 2036 तक हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट्री भी हमने तैयार किए हैं। विजन 2036 समृद्ध ओडिशा, विकसित ओडिशा और 2047 विकसित भारत, इसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। और 2036 के लिए 36 प्रोग्राम भी हमने बनाए हैं। 2036 तक हमने $500 बिलियन अर्थनीति के साथ समृद्ध ओडिशा बनाने का लक्ष्य रखा है। और 2047 में मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए देश को आगे लेके जा रहे हैं। इसके लिए सभी वर्गों के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर 40% लोग पिछले रह जाएंगे तो राज्य का विकास असंभव हो जाएगा।
हमारी सरकार इसी सच्चाई से अवगत है और इसी दिशा में कार्यरत है। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हर दिशा से एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस होगा। आप लोग जो सलाह देंगे उसके अनुरूप नई नीतियां और कार्यक्रम बनेगी। मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग देश के मुख्य स्रोत का एक अभिन्न अंग बनेंगे, विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रखेंगे। मैं आज के कार्यक्रम के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को उनकी मार्गदर्शन के लिए निश्चित रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज हमको बहुत बड़ा एक सुयोग मिला है काम करने के लिए, और आज उनके मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमको, हमारा समाज को और उसी एसटी एससी वर्गों का सारी लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत हमको दिशा मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे उत्कल जननी। माननीय मुख्यमंत्री के प्रेरणादायक अभिभाषण